नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने के बाद प्रदेश की जनता का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की जनता ने इस बार प्रदेश में सभी मिथक तोड़े हैं, चाहे वह विधानसभा का आम चुनाव हो या चंपावत का उपचुनाव। जनता ने बीजेपी को अपना प्यार और स्नेह दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जो भरोसा उन पर प्रकट किया है, उस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। कोशिश की जाएगी उत्तराखंड उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है विधायक बनने की, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता ने उन पर आभार व्यक्त किया है। लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, आज मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, आखिर किस तरह का माहौल वहां देखने के लिए मिला है? देखिए, एक अलग सा उत्साह जो है उस समय दिखाई दिया है जब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक के रूप में शपथ ली, क्योंकि खटीमा से चुनाव हार चुके थे, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो है उन्हें चंपावत से उपचुनाव लड़ाया गया, जिसमें जो एक ऐतिहासिक जीत यानी कि 53,000 वोटों की जो वो जीत जो दर्ज की है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम नेता गदगद दिखाई दिए। और उसी जीत का नतीजा था कि आज मुख्यमंत्री के उस शपथ ग्रहण को भी संकल्प दिवस के रूप में जो मनाया गया। लिहाजा जो है मुख्यमंत्री के साथ जो समय उनकी तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे, तमाम विधायक मौजूद थे, तमाम जो पूर्व विधायक और भाजपा के जो संगठन के जो नेता वहाँ पे मौजूद रहे, जो साक्षी बने मुख्यमंत्री की उस शपथ को लेकर, जिसको जो है जिस समय उनको विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ये शपथ दिलाई जा रही थी, तब तमाम लोग जो है उस हॉल में मौजूद थे मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के दौरान। जी सौरभ, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जनता ने भरोसा दिया है उस पर हम खरा उतरें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही है बेरोजगारी जैसे मुद्दों के। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पे कहा भाजपा जो है किसी भी अपने जो प्रोग्राम है उसे एक बड़े इवेंट के रूप में मनाने में बिल्कुल जो है काबिल रहती है, उसको जो है बनाने में आतुर भी रहती है। लिहाजा वही नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को भी आज एक संकल्प दिवस के रूप में मना रहे थे। लिहाजा उससे पता लगता है कि आखिरकार कितने जो गंभीरता के साथ बीजेपी के नेताओं में इवेंट को जो है मैनेज करने की और जो उसको आगे उसका लाभ लेने की जो कवायद होती है वो साफ दिखाई देती है। आज वही चीज़ इस समय दिखाई दी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर सरकार जो बेरोजगारी के मुद्दे पर संकल्प लेती तो बेहतर होता, इसके साथ ही जो महंगाई के मुद्दे पर अगर संकल्प लिया जाता तो बेहतर होता, इसके साथ ही जो तमाम जो कर्मचारी जो कोविड के दौरान लगाए गए थे, जिनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको लेकर अगर कोई संकल्प लेती तो उसका स्वागत किया जाता। लेकिन आज जो सिर्फ एक विधायक के रूप में अगर मुख्यमंत्री शपथ ले रहे और उसको संकल्प दिवस के रूप में भाजपा बना रही है, एक इवेंट के रूप में बना रही है, वो किसी को भी जो है स्वीकार्य नहीं होगा। कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा, जिससे जो है शहीदों के उत्तराखंड को एक बेहतर उत्तराखंड राज्य बनाया जा सके, जहां गैरसैंण के नाम पर जो है राजनीति होती है। गैरसैंण को जो इस बार दरकिनार कर दिया गया, अगर सरकार उस तरफ ध्यान देती तो शायद जो बेहतर होता। तो कांग्रेस के इस तरीके के आरोप हैं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के संकल्प दिवस के दिन पर भी। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल देहरादून में शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। वहीं सत्र को लेकर विपक्षी विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यह जुमलेबाजी की सरकार है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित होने के बावजूद भी सदन आहूत देहरादून में किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। साथ ही विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं चलने के जो कारण बता रही है वह सब नाटक हैं। अपनी कमियों को छिपाने के लिए देहरादून में विधानसभा सत्र
किया जा रहा है। नहीं, देखिए अवश्य, देखिए गैरसैंण में सत्र ना होना सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। वहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है, ये बात सच है। इस वजह से वहाँ पे नहीं सत्र कराया गया, क्योंकि पोल खोल हो जाती सरकार की व्यवस्थाओं की। तो इसलिए उपचुनाव में वो व्यस्त रहे। अब चार धाम का उल्लेख दे रहे हैं। असली बात यह है कि कार्यशैली, कार्यप्रणाली होनी चाहिए, जो कि सरकार में कहीं भी दूर दराज नहीं दिख रही है। तो इस वजह से गैरसैंण में सत्र नहीं हुआ, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। नहीं, देखिए अवश्य, देखिए गैर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक तरफ जहां सरकार देहरादून में ही विधानसभा बजट शुरू करने जा रही है, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गैरसैंण की अनदेखी हो रही है। बिल्कुल, देखिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था और उससे पहले जो एक नोटिफिकेशन भी हुआ था, तो बाकायदा उसमें एक आदेश जारी हुआ था। ये कहा गया था कि जो विधानसभा का सत्र होगा, जो आगामी सत्र होगा, वो 7 तारीख से होना था, जिसमें गैरसैंण जगह जो है निर्धारित की गई थी। लेकिन यात्रा को देखते हुए और तमाम विधायकों के साथ जो है रायशुमारी करने के बाद विधानसभा का जो बजट सत्र है वो देहरादून में जो है प्रस्तावित किया गया है, जो 14 तारीख से यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। जहाँ जो है सरकार कहती है कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो उससे दूरी क्यों बनाई गई है, ये सब इस तरीके के सवाल हैं। वहीं जो है कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत, कल वो जो है गैरसैंण में उपवास करेंगे और सरकार को मैसेज देने का काम करेंगे। जो शहीदों का उत्तराखंड, जिसकी जो परिकल्पना की गई थी, जो गैरसैंण के नाम पर राजधानी बनाने की जो बात कही गई थी, उससे कहीं ना कहीं भाजपा बस्ती भी दिखाई दे रही है। और भाजपा के नेता अब देहरादून में बैठकर इस सत्र को कराने जा रहे हैं। अगर भाजपा सरकार गंभीर होती तो शायद ये सत्र जो है गैरसैंण में ही होता, जिससे पहाड़ के जो दावे किए जाते हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ हो और जो बेहतर तरीके से वहाँ का विकास हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुकर और सवाल खड़े कर रही है कि सरकार को अगर गैरसैंण को अनदेखी करनी थी, तो इस तरीके का सत्र जो है देहरादून में ही कराया जा रहा जो है पहले ही निर्धारित हो गया था। सिर्फ जो है सरकार ने पहले एक ढकोसलेबाजी की थी, जिसमें 7 तारीख से जो सत्र होना था वो गैरसैंण में होना था। लेकिन अब जो सरकार ने जो नया आदेश जारी किया था, जिसके बाद जो 14 तारीख से देहरादून में सत्र हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है मुखर दिखाई दे रहा है और सरकार का घेराव भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सौरभ, कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया कि सरकार अपनी खामियों को छिपाने के लिए, कमियों को छिपाने के लिए देहरादून में ही ये जो बजट सत्र है उसको आहूत कर रही है। आखिर किस तरह से अपनी खामियों को छिपा रही है देहरादून में बजट सत्र को आहूत करके? देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय जो है पूरे अपने जोरों पर है और लगातार जो है बाहर से आने वाले यात्री भी आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की जो वो ट्रैफिक प्लान की व्यवस्था हो या सड़कों के हालात हो या वहाँ पर रहन सहन की व्यवस्था हो, उन तमाम चीज़ों की जो कलई ना खुल जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम नेताओं के साथ जो है सरकार के स्तर पर मंथन हुआ और मंथन के बाद ये निर्धारित हुआ कि अब जो है देहरादून में सत्र करवा लिया जाए। क्योंकि अगर सत्र गैरसैंण में होगा तो जाहिर सी बात है यात्रा मार्ग पूरी तरीके से जो है व्यस्त है और कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट होता है, जिसके चलते जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सरकार नहीं चाहती कि क्योंकि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, तो लोगों पर इसका कोई गलत प्रभाव पड़े और लोग जो है फिर यात्रा से दूरी बनाने लगे। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इस सत्र को गैरसैंण में ना कराकर देहरादून में करा दिया। लेकिन विपक्ष जरूर सवाल खड़े कर रहा है कि सड़कों के हालत बद से बदतर है, वहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, लगातार जो है पानी की व्यवस्था जो है बेहतर नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो है ये निर्णय यात्रा को देखते हुए लिया है कि यात्रा किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, इसके लिए जो है देहरादून में ही ये सत्र करवा लिया जाए। जी, बजट सत्र शुरू हो रहा है तो विपक्ष भी एकदम से तैयार होगा। आखिर कौन कौन से मुद्दे होंगे विपक्ष के पास जिससे वो सरकार को घेरेगी? देखिए, विपक्ष सीधे तौर पर जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने जा रहा है। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर कोरोना के टाइम पर जो जिन कर्मचारियों को अस्पतालों में रखा गया था, लगभग 2200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बेघर कर दिया गया, एक नौकरी से निकाल दिया गया। जिसके बाद जो है उन तमाम बेरोजगारों की लड़ाई जो है कांग्रेस लड़ेगी। इसके साथ ही जो NH-74 का मामला था, NH-74 घोटाला एक बड़ा मामला हुआ था, जिसको लेकर सरकार ने पहले कार्रवाई करने की बात की, उसके बाद जो है उस मामले को भी रफा दफा कर दिया। इसके साथ ही जो कोविड के दौरान यानी कुंभ के दौरान जो कोविड की जाँच हुई थी, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिन पर सरकार से जो है जवाब मांगेगी। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस जो सरकार को घेरने का काम करेगी, उसके लिए बाकायदा पूरी रणनीति बना दी है और रही सही कसर जो है शाम को जो कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है उसमें पूरी कर दी जाएगी। जी सौरभ, जिस तरह से एक कल ये भी बयान सामने आ रहे थे कि हरीश रावत इसका विरोध करेंगे, तो उनका विरोध चल रहा है।
बिल्कुल, देखिए वो कल जो है 14 तारीख को गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के बाहर उपवास पर बैठेंगे। लगभग 1:30 बजे जो है कल हरीश रावत गैरसैंण पहुंच जाएंगे, जहां पर जो उनके साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यानी स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद होंगे, जो वहां पर धरना देंगे, उपवास रखेंगे और सरकार को मैसेज देने का काम करेंगे कि गैरसैंण अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है तो यहाँ पर आना भी बेहद जरूरी होगा। अगर सरकार जो इसकी अनदेखी करेगी तो इसी तरीके के आंदोलन कांग्रेस आगे भी करती रहेगी। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी से मिले नोटिस के बाद अब देश भर में कांग्रेसी केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए कहा कि जिन मामलों पर पहले ही सवाल जवाब हो चुके हैं, उन मामलों को फिर केंद्र के दबाव में उठाया जा रहा है। आखिर क्यों? राहुल गांधी सोनिया गांधी को मिले नोटिस के बाद तमाम कांग्रेसी देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद है। सर, किस तरीके से जो है एक मैसेज देने का काम करें, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों पे आरोप लगते हैं कि वह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का असलियत सामने आ चुकी है। उनका जो असली चेहरा है, मुखौटा है, वो आज जग जाहिर हो चुका है। बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप लगाकर एक सोची समझी साजिश के तहत वह राहुल गांधी जी के खिलाफ और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। देश जानता है ये कांग्रेस को कमज़ोर नहीं कर सकते, कांग्रेस की आवाज़ को कमज़ोर नहीं कर सकते। कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी और इस लड़ाई को हम गांव-गांव घर ले जाएंगे। देश जानता है कि जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेता देखते हैं कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, तो इस तरह के आरोप लगाकर देश का ध्यान बांटना चाहती है। सर, सरकार यूपीए की हो या एनडीए की, आरोप जरूर लगते रहे। सीबीआई, ईडी, आयकर, तमाम जो है सरकारों के जो है तोते के रूप में काम करते हैं। किस रूप में देखते हैं, क्या कहते हैं? ये सारे जिनका आप जिक्र, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे और एजेंसीज हों, इनको इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और अपने जो विरोधी हैं, विपक्ष के जो हैं, उनको इस ऐसे डरा कर भयभीत करके वो चाहती है कि वो मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कुछ बोल न पाएँ। लेकिन कांग्रेस का अपना एक इतिहास है, देश का आज़ादी का इतिहास है। जब अंग्रेजों से हमारे नेता डरे नहीं, तो ये क्या मिसाल है। हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। सर, क्या लगता है आपके प्रदर्शन से इन सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है, केंद्रीय एजेंसियों पर कोई असर पड़ेगा? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को आप देखिए, जहाँ जहाँ इनकी राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ क्या हालात हैं। इन्हें अपने संख्या बल का गुमान है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने जनादेश का अपमान किया है। आज यह तानाशाही प्रवृत्तियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जनादेश सर्वोपरि होता है, और जब जनता देखती है जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो फिर उसका फैसला जनता के हाथों में होता है। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है, जिससे केंद्रीय एजेंसियां सरकार के दबाव में आके काम ना करें। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़े हुए हैं। सौरभ, जिस तरह से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र के द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और इसी के चलते कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है, देहरादून के हालात कैसे हैं? देखिए, देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में तमाम जो है कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकालते हुए ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार के साथ ही जो है उन केंद्रीय एजेंसियों को भी नसीहत देने का काम किया जो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। यशपाल आर्य ने जो बात हमसे कही, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि केंद्रीय एजेंसियां उन मामलों को जो है उठाने का काम कर रही हैं जो मामले पहले ही जो है निपट चुके हैं, जिन मामलों पे पहले ही सवाल जवाब हो चुके हैं। ऐसे में अगर केंद्रीय एजेंसियां ही अगर सरकार के दबाव में काम करेंगी तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगा, और इस तरीके का दबाव जो है आज नहीं पहले भी जो होता रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से सरकारों का पोपट बनकर काम करते रहे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उससे आम आदमी जो परेशान होगा, और उसी चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए आज तमाम कांग्रेसियों एकजुट होकर जो है मैसेज देने
देने का काम किया, जिससे जनता के बीच ये मैसेज जा सके कि आखिरकार किस तरीके के साथ जो है केंद्रीय एजेंसियां काम करती है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और 2024 चुनाव से पहले ही इस तरीके के मामले सामने आना पहले ही जो है माना जा रहा था कि ये आ सकते हैं। लिहाजा उसी के नतीजा रहा कि आज तमाम जो है नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पक्ष में दिखाई दिए, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ईडी के जो द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराई जा सकती। ईडी की जो कार्रवाई है सिर्फ जो दमनकारी है। अगर ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास जो भी पैसे की बात की जा रही है वो तमाम जो कांग्रेसी संगठनों के द्वारा जो है दिए गए, अगर पूछताछ होनी तो उन लोगों से भी पूछताछ हो जिनके द्वारा जो है पैसा दिया गया है। जी सौरभ, आखिर इस प्रदर्शन का कितना असर देहरादून में नजर आ रहा है? देखिए व्यापक असर देखने को था, क्योंकि कल जो है जिस तरीके से केंद्रीय प्रवक्ता इनकी अलका लांबा यहाँ पहुंची थी, उन्होंने भी जो इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए बताया था कि किस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक, और जब भी जो चुनाव नज़दीक आते हैं इस तरीके के मामले सामने आते हैं, और अगर इसी तरीके के मामले आते रहे तो 2024 में कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता है। इस बात का अंदेशा ये लोग भी अब जता रहे हैं। लिहाजा जो है इसको लेकर अभी से ही तमाम कांग्रेसियों को एकजुट किया जा रहा है। कांग्रेसी जो कार्यकर्ता, जो बिखरे हुए कार्यकर्ता हैं, उनको एक मंच पर लाने की तैयारी है, और उसका परिणाम स्वरूप ही आज तमाम कांग्रेसी नेता आज जो है ईडी कार्यालय के बाहर भी दिखाई दिए। जी शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। ऋषिकेश एम्स में माधव सेवा विश्राम सदन के द्वारा प्रस्तावित 400 बेड के विश्राम सदन का आज शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माधव सेवा विश्राम सदन का शिलान्यास किया। इससे एम्स में आने वाले तीमारदारों के लिए रुकने की व्यवस्था होगी। उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान दूर दूर से आए जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही उनके राजनीतिक कौशल को भी याद किया गया। इस दौरान विधायक सुमित हृदय, मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अर्पित व्यक्तित्व की, इसने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की विकास की ऐसी सोच रखी और विकास का ऐसे परिचय दिया, और जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया, जीवन भर एक समर्पण के साथ जनसेवा में अपने सारे जो क्षण थे वो निछावर कर दिए। अवश्य ऐसे समर्पित व्यक्ति की तो मैं ही क्या, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश याद करता ही है। और आज एक साल बीत गया, समय बलवान है, समय सीमा इतनी जल्दी, अभी ऐसा लग रहा है कि अल्पी समय हुआ है, लेकिन एक साल बीत गया है तो थोड़ा विश्वसनीय है, परिवार के लिए कष्टदायक है। स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। मैं सर्वप्रथम उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इंदिरा जी, मैंने पहले भी कहा, वो एक इंस्टीट्यूशन थी, संसदीय कार्य और विधायी कार्यों की मर्मज्ञ ज्ञाता थी वो, और जो विकास की उनकी सोच थी, आज उनका हमारे बीच नहीं होना निश्चित तौर पर संपूर्ण प्रदेश के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी और उत्तराखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत बड़ा नुकसान है, और इसकी पूर्ति इतनी आसानी से संभव नहीं है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनके जाने से बहुत बड़ी शून्यता कांग्रेस में आई है। वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ थे, और कई मामलों को सुलझाने का काम भी करती थी, और उनके जाने के बाद उस तरह का नेतृत्व अभी तक कांग्रेस में उभर करके नहीं आ पाया। कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन्होंने उत्तराखंड सरकार में रहते हुए उनका निर्वहन किया, और मैं समझता हूं कि मेरा उनसे काफ़ी लंबा नाता रहा। महापौर होने के नाते उनके विपक्ष में मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ा। ये
चुनाव एक परिपाटी है, लेकिन मेरे और उनके संबंध सदैव बड़े कॉर्डियल रहे, अच्छे रहे और अच्छी राजनेता थी, अच्छी इंसान थी। हरिद्वार के शिवालिक नगर में अमन ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के दिन एक बदमाश दबोच लिया गया था, जिसके चलते बाकी 5 आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में घटना का खुलासा करके बताया कि गिरफ्तार आरोपी वाहन चोरी में पहले भी जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि ज्वेलर्स की दुकान में जो माल लूट लिया गया था, वह पूरा माल आरोपियों के पास से बरामद हो गया है। पुलिस है, रानीपुर की पुलिस है, हमारी सीआईयू और अन्य जो टीमें इसमें लगाई गई थी, उन्होंने दिन रात बगैर सोए जागे लगातार इस पर काम करते रहे और जैसे जैसे इसमें लीड मिलती गई, क्योंकि ये जो बदमाश पकड़ा गया था ये भी सही जानकारी नहीं दे रहा था, ये भी काफी भ्रामक जानकारी दे रहा था और ये एक जो पूरी बड़ी जो पिक्चर है उसका एक छोटा सा हिस्सा था। इसका जो प्लानर है वो कोई और था और उसी ने सारे बदमाशों को इकट्ठा किया। ये उसकी एक जिसको बोलते हैं साइड वाली कड़ी थी, तो सारी कड़ियों को आपस में जोड़ना, एक पूरी पिक्चर को तैयार करना और उसके बाद बदमाशों को पकड़ना, ये बड़ा काम था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान दिवस के पूर्व दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आकर रक्तदान किया। इस मौके पर मौजूद रहे गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना और उन्हें रक्त पहुंचाना है। कल रक्तदान दिवस है और आज पूर्व दिवस पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की ओर से प्रदेश कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान है और रक्तदान करने से हम दूसरे की जीवन को बचाते हैं, तो इसी संदेश को देने के लिए पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिससे कि और लोगों को प्रेरणा मिले, समाज में एक मैसेज जाए। हल्द्वानी में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने लीसे की अवैध खेप बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर रानीखेत में मच्छखाली से 700 टीन अवैध लीसे को ट्रक में भरकर ला रहे ट्रक चालक को मेट्रिक गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वन विभाग में ट्रक को रेंज कार्यालय में जमा कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लाखों रुपए के इस अवैध लीसे की तस्करी से संबंधित पूरी जांच की जा रही है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आपके क्षेत्र में एक लीसे की गाड़ी आ सकती है, तो हमारे द्वारा अपने सारे स्टाफ को सतर्क किया गया। हाइडल गेट के पास हम लोग बैठ गए। हमें एक गाड़ी आती दिखाई दी, लाल रंग की कैंटर थी, उसको रोका तो उसके द्वारा गाड़ी को भगाया गया। उसका थोड़ी देर पीछा करने पर हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया और ड्राइवर को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह लीसा वो मच्छखाली रानीखेत से ला रहा है। उस गाड़ी को हम अपने सुरक्षा कार्यालय ले आए हैं। आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के मामले में लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि रामविलास जैसे कई अधिकारी हैं जिन पर जल्दी शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार कार्रवाई करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चाबुक अब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी कहा था, चाहे कितना बड़ा दिग्गज है, रामविलास हो कोई भी विलास हो, अभी तो ये रामविलास की बात है, ये भी तो कहीं निकलेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। जो कहीं इस प्रकार का दोषी पाया जाएगा, जहां उसकी सजा उसको वहां भेजा जाएगा, ये हमारी सरकार का संकल्प है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।